हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट नीरज मीना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अध्ययन 24x7 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूजीसी नेट 2024 की प्रिपरेशंस के लिए एक नई श्रृंखला स्टार्ट की थी। उसमें अपना आज का सेकंड टॉपिक रहेगा न्याय, जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। राजनीति विज्ञान में इस न्याय के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, न्याय का सिद्धांत राजनीति विज्ञान में कितना स्टेब्लिश है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। ये आपकी स्टडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं न्याय। न्याय वैसे तो अंग्रेजी के जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस से हुई है, जिसका शाब्दिक अभिप्राय है जोड़ना। यानी कि न्याय अंग्रेजी शब्द जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस जस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। न्याय एक व्यापक संकल्पना है जिसका प्रयोग नैतिक, वैधानिक, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि विविध रूपों में किया जाता है। मतलब न्याय क्या है कि एक विस्तृत कल्पना है। न्याय का उपयोग ह्यूमन नेचर में, लॉ में, सोशल लाइफ में, ह्यूमन की पॉलिटिकल लाइफ में और इकोनॉमी लाइफ में विभिन्न अर्थों में, विभिन्न रूपों में न्याय का प्रयोग किया जाता है। भारतीय दर्शन में न्याय शब्द का पर्यायवाची है धर्म। भारतीय दर्शन में न्याय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? धर्म है। अर्थात न्याय हमेशा भारतीय दर्शन में धर्म से रिलेटेड होकर ही पढ़ाया जाता है और धर्म और न्याय एक दूसरे से तर्कसंगत है। जबकि ग्रीक और एथेंस यूनान दर्शन में सद्गुण या नैतिकता का अर्थ न्याय बताया गया है। सद्गुण और नैतिकता का अर्थ ग्रीक और यूनान दर्शन में न्याय को बताया गया है। न्याय की इसी अवधारणा को हम अरस्तु के एक स्टेटमेंट से समझेंगे। अरस्तु ने कहा था, न्याय वह सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अरस्तु ने जो न्याय दर्शन है उसमें व्यवहार पर सर्वाधिक बल दिया था। जबकि इसी कड़ी में एक और विचारक आते हैं जिन्होंने न्याय जस्टिस थ्योरी बहुत विस्तृत रूप में दी थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। उन विचारक का नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का स्टेटमेंट है कि न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। जॉन रॉल्स ने कहा था कि न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। यानी कि जॉन रॉल्स ने न्याय को समाज और समाज में व्याप्त संस्थाओं के मध्य संबंध को न्याय से जस्टिफाई किया था। जबकि प्लेटो ने न्याय के ऊपर काफ़ी विस्तृत थ्योरी दी थी। न्याय पर आधारित प्लेटो की एक पुस्तक भी है, रिपब्लिक, जिसका नाम क्या है? रिपब्लिक। उसमें न्याय को एक सब टाइटल में कंसर्निंग टू जस्टिस न्याय को समर्पित कर रखा था। तो इस बात से यह पता चलता है कि न्याय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्लेटो की जब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं या प्लेटो की हम थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे मालूम पड़ता है कि न्याय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्लेटो ने न्याय के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की थी, जिसमें शिक्षा और साम्यवाद को आधार स्तंभ बनाया था। वहीं प्लेटो ने कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित प्रत्येक व्यक्ति को यह राय दी थी कि वह अपने निश्चित कर्तव्य का पालन करे, लेकिन
अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप न करें। यानी कि प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करे और अन्य व्यक्तियों के कार्य में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करे। मतलब शॉर्ट टर्म्स में समझे तो प्लेटो का न्याय हस्तक्षेप कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित है। राजनीति विज्ञान में न्याय का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण और जटिल अवधारणा है जो समाज, सरकार और व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत इस बात की जांच करता है कि न्याय का अर्थ क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और कैसे समाज और संस्थानों को न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। न्याय सिद्धांत विभिन्न दर्शनों, विचारधाराओं और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होता है, जिसने इस क्षेत्र में विविध दृष्टिकोण और बहसें पैदा करी है। यानी कि न्याय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विचारधाराएं प्रस्तुत हुई है, काफ़ी बहसें हुई है, उसके बाद में इसके अनेक दृष्टिकोण निकल कर हमारे सामने आते हैं। अच्छा बच्चों, तो हम पीपीटी के माध्यम से अच्छी तरीके से और आगे डिस्कस करते हैं कि न्याय के प्रमुख सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और न्याय। मतलब न्याय के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: समानता, स्वतंत्रता और न्याय। न्याय के इन तीनों प्रमुख सिद्धांतों में हमें यह पता चलता है कि सभी लोगों को समान अधिकार और समान अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब सभी लोगों को समान अधिकार और समान ही अवसर प्रदान करने चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 भी हमें यही बताता है कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता दी जानी चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, अन्य कारकों के बावजूद कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये चीज़ अपन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 पे भी पढ़ते हैं कि जाति, धर्म, लिंग या अन्य कारकों के आधार पर सभी व्यक्ति समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब जो स्वतंत्रता के न्याय का जो प्रमुख सिद्धांत है वो 3 कारकों पर आधारित है, उसके बारे में आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि प्रथम कारक है समानता। समानता क्या करती है? यह हमें सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हो। वहीं स्वतंत्रता का सिद्धांत व्यक्तियों को उनके जीवन के बारे में स्वतंत्रता और विकल्प प्रदान करता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों को अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आजीविका उपार्जन की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को निवास करने की स्वतंत्रता, यह हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। वहीं हम न्यायिक सिद्धांत के अंतर भी इन्हीं कारकों को पढ़ते हैं। और तीसरी चीज़ है न्याय, जस्टिस। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी को कानून के समक्ष समानता प्राप्त हो, उन्हें उचित व्यवहार और न्याय प्राप्त हो। तो इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, उनकी मूल स्थिति और निष्पक्षता का सिद्धांत क्या है, निष्पक्षता का वोल क्या है। जॉन रॉल्स, जिन्होंने न्याय के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस किया, न्याय की अवधारणाओं को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समाज में डिफाइन किया था। न्याय को नैतिकता से रिलेटेड करके इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उसमें जॉन रॉल्स एक प्रसिद्ध और राजनीतिक दार्शनिक थे। समाज के अंदर जॉन रॉल्स एक प्रसिद्ध और राजनीतिक दार्शनिक थे, जिन्होंने न्याय के अपने सिद्धांत को न्याय की एक सिद्धांत मतलब जस्टिस इज ए थ्योरी नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था। मतलब पुस्तक का टाइटल ही जस्टिस ए थ्योरी के नाम से डिफाइन था। राज्य के न्याय सिद्धांत के केंद्र में मूल स्थिति की अवधारणा प्रतिपादित करी। मूल स्थिति क्या चीज़ है? मूल स्थिति एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें लोग किसी भी सामाजिक या आर्थिक मद पद से अनजान होते हैं। मतलब ये क्या है थ्योरी? एक न्याय की थ्योरी एक काल्पनिक थ्योरी होती है
इसमें केवल इमेजिनेशंस चलती है। इसमें सभी लोग किसी भी सामाजिक या आर्थिक पद से अनजान होते हैं। मतलब इसमें न तो कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। अभी आज के समाज की स्थिति क्या है? सब जगह ब्यूरोक्रेसी चलती है, नौकरशाही चलती है। उसमें व्यक्ति आज इंसानियत से नहीं पहचाना जाता है। व्यक्ति पहचाना जाता है कि इसका पद क्या है। कलेक्टर साहब को वो इज्जत मिलेगी जो अलग ही इज्जत मिलेगी, और वहीं चपरासी को एक हीन भावना से देखा जाता है। आज जो न्याय की स्थिति है वो समाज के अंदर पद से संबंधित है कि पद बड़ा है तो व्यक्ति की इज्जत उतनी है, पद छोटा है तो व्यक्ति की इज्जत वैसी ही है। पहले ऐसा समाज में कोई रिलेटेड, हाँ, हालांकि वर्ण व्यवस्था थी प्राचीन समय में भी, लेकिन फिर भी इतना भेदभाव नहीं था। वहाँ स्त्रियों को भी समानता मिलती थी, स्त्रियों को भी बराबर स्वतंत्रता मिलती थी। अब जो न्याय की मूल स्थिति है वो क्या है? मूल स्थिति क्या है कि लोग किसी भी सामाजिक या आर्थिक पद से अनजान होते हैं। वहीं निष्पक्षता का वाल क्या है? इस स्थिति में लोग अपने हितों के लिए निष्पक्ष रूप से तर्क देते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि समाज में किस पद पर होंगे। व्यक्ति मतलब बिना भेदभाव पूर्ण जीवन यापन करते हैं, एक निष्पक्ष भावना रखते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और इसी कड़ी में तीसरा टॉपिक आता है कि न्याय का सिद्धांत क्या है। इस प्रक्रिया में प्राप्त न्याय का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को मूलभूत अधिकार और अवसर प्राप्त हो, चाहे उनका सामाजिक या आर्थिक पद कुछ भी हो, यानी कि मतलब सभी को समान अवसर प्राप्त हो। अब इस पिक्चर्स को देखकर अपने को क्या समझ में आता है कि व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, व्यक्ति का स्टेटस किस पर डिफाइन होता है आज के समाज में? पद और प्रतिष्ठा पे। व्यक्ति किस पद पे है, उस व्यक्ति कितना एजुकेटेड है, उसी के आधार पर व्यक्ति का रहन सहन और खान पान होता है। अब न्याय का एक उटिलिटरवाद और न्याय, सार्वजनिक उपयोगिता और कल्याण। मतलब न्याय की क्या उपयोगिता है, समाज में क्या उपयोगिता है, सार्वजनिक रूप से न्याय कितना सक्षम है, और वो जन कल्याण के लिए कितनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सार्वजनिक उपयोगिता और जन कल्याण। अब जैसे कि उटिलिटरवाद एक नैतिक सिद्धांत है जो यह तर्क देता है कि सबसे अच्छा कार्य वह है जो सबसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए सबसे बड़ा कल्याण लाता है। मतलब ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें एक बड़ी संख्या में क्या है, सब जनों के लिए कल्याण की भावना सुनिश्चित करता है। उटिलिटरवाद के अनुसार न्याय को उन कार्यों और नीतियों के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए जो समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। उटिलिटरवाद के दो प्रमुख रूप हैं, कार्यात्मक उटिलिटरवाद और नियम उटिलिटरवाद। कार्यात्मक उटिलिटरवाद यह कहता है कि प्रत्येक स्थिति में सबसे अच्छा कार्य वह है जो सबसे बड़ा कल्याण लाता है। नियम उटिलिटरवाद यह तर्क देता है कि न्याय उन नियमों से निर्धारित होना चाहिए जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मतलब स्पष्ट और सीधे तौर पर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो भी समाज के अंदर चाहे वो नियम बनते हैं, वो चाहे सरकार के द्वारा बने या कोई संस्था द्वारा बने या कोई समाज द्वारा बने, उसमें सिंपल अवधारणा यह है कि जो भी नियम और जो रूल्स बने वो जन कल्याण के लिए ही बने। मतलब गवर्नमेंट भी कुछ भी योजनाएं, कुछ भी नियम बनाती है तो वो जन कल्याण को मद्देनज़र रख के ही बना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना दे जो मतलब जन कल्याण के अगेंस्ट हो, जनता को वो चीज़ें पसंद नहीं आए। मतलब जो कानून बनाए वो एक सज़ा के तौर पे जनता के सामने हो, तो मतलब क्या है इन चीज़ों का। अब अपन
जो यूटिलिटरवाद की दो धारणाएं, कार्यात्मक और नियम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कार्यात्मक यूटिलिटरवाद क्या है? यह सिद्धांत प्रत्येक स्थिति में सबसे अच्छा कार्य मानता है जो सबसे बड़ा कल्याण लाता है। मतलब कार्यात्मक यूटिलिटरवाद का सीधा सा अर्थ है कि वो समाज, वो सरकार, वो संस्था सबसे अच्छी है जो सबसे अच्छा कार्य उनके लिए करे। जन कल्याण की सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा देता है वो कार्यात्मक यूटिलिटरवाद कहलाता है। वही नियम यूटिलिटरवाद क्या है? यह सिद्धांत यह तर्क देता है कि उन नियमों से निर्धारित होने चाहिए जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। दोनों चीज़ें सेम ही है, वैसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो मतलब ऐसे कहें कि ये एक क्षेत्र है कल्याण का, इसमें जो कल्याण होता है वो नियम पर आधारित होता है, और इसी का जो विस्तृत क्षेत्र वो ही कार्यात्मक यूटिलिटरवाद कहलाता है। अब न्याय के जो नैतिक दर्शन है उससे रिलेटेड जो थ्योरियाँ दी गई थी उनमें 3 सबसे इम्पोर्टेंट विचारक आते हैं, अरस्तु, कांट और जेम्स मिल। इन्होंने न्याय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस की थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीपली रिसर्च की थी, न्याय पर आधारित थ्योरियाँ दी थी जो पॉलिटिकल साइंस पे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नैतिक दर्शन में न्याय, अरस्तु और कांट और मिल के दृष्टिकोण को हम समझते हैं। नैतिक दर्शन न्याय के विचार को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न नैतिक दार्शनिकों ने न्याय को परिभाषित करने और समाज को कैसे न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है, इस पर अलग अलग दृष्टिकोण रखे हैं। अरस्तु ने न्याय को प्रत्येक व्यक्ति को उनका हक मिलना चाहिए। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकार मिलने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उनका हक मिलना चाहिए। वही कांट ने तर्क दिया है कि न्याय का आधार तर्क और कारण होना चाहिए। मतलब न्याय क्या है? तर्क पर बेस्ड हो और कारणों पर बेस्ड हो। बिना कारण के न्याय का कोई औचित्य नहीं है। सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना चाहिए क्योंकि वे स्वतंत्र और तर्कशील प्राणी हैं। व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति होती है, व्यक्ति में बुद्धि होती है। व्यक्ति प्रत्येक कार्य जो भी कार्य करता है वो बुद्धि पर आधारित कार्य करता है। तो अगर व्यक्ति तर्कशील और स्वतंत्र है तो उसे न्याय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो न्याय क्या है? नैतिक दर्शन के आधार पर तर्क और कारण पर ही, उन्हीं के आधार पर होना चाहिए। तर्क और कारण के आधार पर ही न्याय की भावना होनी चाहिए। वही मिल ने क्या है? स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कल्याण पे जोर दिया है। मिल की जो जस्टिस थ्योरी है उसमें स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कल्याण वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि न्याय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाले नियमों और नीतियों से बचने के बारे में। मतलब जेएस मिल ने जो न्याय की थ्योरी दी थी वो थ्योरी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाले नियमों को, जो भी रूल्स समाज में बनाए जाए वो व्यक्तिगत जन कल्याण पर आधारित बनानी चाहिए। जो नीतियाँ सरकार या संस्था द्वारा बनाई जाती है, राज्य द्वारा बनाई जाती है, वो व्यक्तिगत जन कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। अरस्तु ने न्याय को प्रत्येक व्यक्ति को उसके हक मिलना चाहिए के रूप में परिभाषित किया। अब शॉर्ट टर्म्स में अपन देख रहे हैं कि कांट ने क्या किस पर ज़्यादा बल दिया था? तर्क और कारण पर ज़्यादा बल दिया था। वहीं मिल ने क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाले नियमों और नीतियों से बचने के बारे में बताया है कि वो नियम, वो नीतियाँ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकती है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करे। अगर जो नियम बनाए जाते हैं अगर उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो तो वो नियम और नीतियाँ समाज में सफल नहीं होती हैं। अब न्याय के वितरणात्मक और प्रक्रियात्मक पहलू क्या है, इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। ये न्याय का तराजू है। मतलब न्याय सभी में क्या है? इक्वल सम्मान है।
न्याय किसी प्रकार का व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सभी व्यक्ति समान है। अब अपन न्याय के जो वितरणात्मक और प्रक्रियात्मक पहलू है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। न्याय के दो मुख्य पहलू हैं, वितरणात्मक और प्रक्रियात्मक। वितरणात्मक न्याय इस बात से संबंधित है कि समाज के संसाधन अवसरों को कैसे वितरित किया जाना चाहिए। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों में समानता, आवश्यकता के अनुसार और योग्यता के अनुसार, योगदान के अनुसार और बाजार के अनुसार शामिल होने चाहिए। मतलब जो भी नियम बनाए जाए वितरणात्मक रूप से या प्रक्रियात्मक रूप से जन कल्याण के लिए जो नियम बनाए जाने चाहिए, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो क्या है, समानता पर आधारित होने चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए, योग्यता के अनुसार होने चाहिए और योगदान के अनुसार होना चाहिए। और जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी स्थापित की जाए उसमें जो नियम बने वो बाजार के सिद्धांतों के अनुसार होने चाहिए। वितरणात्मक न्याय यह समाज के संसाधन और अवसरों के वितरण से संबंधित है। वितरणात्मक न्याय क्या है कि जितने भी दुनिया में मौजूद सोर्सेज है या जो संसाधन है उनका समान वितरण हो। ऐसे नहीं कि जो उच्च वर्ग हो उसे संसाधन और अवसरों की समानता ज़्यादा हो और जो निम्न वर्ग हो उसे अवसरों की समानता कम मिले। वितरणात्मक न्याय में यही है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग सब इक्वली है। वहीं प्रक्रियात्मक न्याय में निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। जो भी निर्णय लिए जाए वो समाज में समान आधार में लेना चाहिए। नर नारी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होने चाहिए, लिंग पर आधारित कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। जो भी अवसरों की समानता हो वो सभी के लिए इक्वली होनी चाहिए। न्याय और सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकार क्या है इनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि सामाजिक और वितरणात्मक न्याय क्या है। सामाजिक और वितरणात्मक न्याय का एक विशिष्ट रूप है जो उन सामाजिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है जो सामाजिक और आर्थिक असमानता से प्रभावित है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है और सामाजिक और आर्थिक अन्याय के सभी रूपों को दूर करता है। यह गरीबी, भेदभाव, असमानता और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। गरीबी, समाज में गरीबी को कम करना और सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। मतलब जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, जो प्लानिंग की जाती है वो जन कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के कार्य करने चाहिए। समाज और संस्था को सरकार का सहयोग करना चाहिए। और मतलब जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, मनरेगा की जो योजनाएं चलती है वो किसके लिए चलती है, गरीबी उन्मूलन के लिए चलती है। व्यक्तियों को आजीविका उपार्जन का अवसर प्रदान करने के लिए दी जाती है। सेकंड इसमें सब टॉपिक आता है भेदभाव। जाति, लिंग, धर्म, यौन अभिविन्यास या अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना। आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का विस्तृत रूप ही भेदभाव पूर्ण मतलब भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना है। जाति, लिंग, धर्म, यौन अभिविन्यास या अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना चाहिए। असमानता, आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना है। संविधान का फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 16 अवसर की समानता इसी से रिलेटेड है। अत्याचार, किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ अत्याचार को समाप्त करना और मानवाधिकारों का सम्मान करना। मतलब समाज के अंदर इलीगल कार्य नहीं होने चाहिए। एक व्यक्ति या एक वर्ग दूसरे व्यक्ति या दूसरे वर्ग पर अत्याचार करता हो, जैसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर अत्याचार करे या मतलब उच्च वर्ग निम्न वर्ग को गुलामी की नज़र से देखे या एक गुलाम के तरीके से ट्रीट करे, तो इन अत्याचारों को सरकार या संस्था या समाज और राज्य द्वारा समाप्त कर देना चाहिए।
क्यों? क्योंकि मानवाधिकारों का सम्मान करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। न्याय और राज्य की भूमिका और जवाबदेही क्या है? न्याय और राज्य दोनों में इंटर रिलेशंस क्या है और राज्य की भूमिका क्या है? न्याय को स्टेब्लिश करने में राज्य की भूमिका क्या है? राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राज्य न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य न्याय प्रणाली, कानून और नीतियां बनाता है जो न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देते हैं। राज्य का दायित्व है कि वह सभी नागरिकों के लिए कानून का सम्मान, शासन सुनिश्चित करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी को उचित व्यवहार और न्याय प्राप्त हो। राज्य को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। न्याय को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मतलब राज्य का कर्तव्य है कि जन कल्याण की स्थापना के लिए न्याय को स्टेब्लिश करे, सभी जिम्मेदारियों को राज्य निर्वहन करे। राज्य के लिए व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति और समाज ही सब कुछ है। जितनी भी प्लानिंग राज्य द्वारा की जाए वो व्यक्ति और समाज को मद्देनजर रखकर ही करनी चाहिए। न्याय की प्रणाली का संचालन सभी के लिए कानूनों का शासन सुनिश्चित करना, वही है लॉ ऑफ इक्विलिटी। लॉ ऑफ इक्विलिटी यानी कानूनों का समान अवसर। कानूनों का जो भी शासन होता है, कानून पर आधारित जो शासन क्रियान्वित होता है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। कानून और नीतियाँ, अपन ने पहले डिस्कस करा था कि समाज, सरकार द्वारा समाज के लिए जो कानून और जो नीतियाँ बनाई जाए वो सभी के लिए इक्वल हो। ऐसे नहीं कि उच्च वर्ग के लिए अलग से कानून बना दिए और निम्न वर्ग के लिए अलग से कानून बना दिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी कानून बने वो सभी के लिए इक्वल हो। और राज्य की जवाबदेही क्या होती है? कि राज्य की जवाबदेही यही होती है कि राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभानी चाहिए। कुल मिलाकर जन कल्याण के लिए जो अपनी जिम्मेदारियां होती है वो निभानी चाहिए। राज्य का विकास में योगदान करना चाहिए। मतलब सरकार, एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि सरकार है, सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए जाए वो सभी के लिए इक्वल बनाए जाए। सरकार समाज का विकास ही करे, सरकार समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुधारे, सरकार सामाजिक व्यवस्था को सुधारे। जो भी कानून बनाए वो जन कल्याण के लिए ही बनाए। और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज को सही तरीके से चलाए, समाज का विकास करे। ऐसे नहीं कि जो कानून बना, मान लो अभी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट लो या सेंट्रल गवर्नमेंट लो, अगर वो ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिसमें व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचे, या मतलब ऐसे इलीगल कानून बना दे या जनता के ऊपर ऐसे कानून थोप दे जिसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्या जनता एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। बस जनता को ये चाहिए कि सरकार अपने ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से ही शासन का क्रियान्वयन करे। जो भी कानून बनाए वो जन कल्याण के लिए ही बनाए। अब जस्टिस और ग्लोबलाइजेशंस, उसका इंटरनेशनल स्टेज पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपयोग है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण ने न्याय की अवधारणा में नई चुनौतियां और संभावनाएं पैदा की है। वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मुद्दे उभरे हैं। इन मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में न्याय, विकासशील देशों के प्रति न्याय और मानवाधिकारों का उल्लंघन, पर्यावरणीय न्याय शामिल है। वैश्वीकरण के संदर्भ में न्याय की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि वैश्विक स्तर पर न्याय सुनिश्चित करे। वही है, यूएनओ की स्थापना शांति के लिए की गई थी। युद्ध बाली क्षेत्र से व्यक्तियों को निजात दिलाने के लिए यूएनओ की स्थापना की थी। जो भी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बनते हैं वो सभी देशों के लिए सम्मान और इक्वल और अवसर की समानता के लिए बनते हैं। मतलब काले गोरे का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। देखो, पहले सबसे ज़्यादा किन देशों की कंडीशंस खराब थी? विकासशील देशों की कंडीशंस खराब थी। क्यों? क्योंकि वो एक उपनिवेशिक स्टेट्स थे। अपना इंडिया भी 1947
से पहले क्या था, एक औपनिवेशिक स्टेट था। अपन गुलाम थे अंग्रेजों के। गुलामी से निजात कब पाया अपन ने? 15 अगस्त 1947 को। पहले समाज की दुर्दशा काफ़ी ख़राब थी, लेकिन 47 के बाद में जो डेमोक्रेसी इंडिया में स्टेब्लिश हुई है, उसके आधार पर विगत 17 वर्षों में हमने काफ़ी अच्छी कंडीशंस सुधार ली अपने देश की। अब जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल व्यापार होता है, उसमें जो भी ट्रीटीज होते हैं, जो समझौते होते हैं, एक देश का दूसरे देश से जो समझौता होता है, जो नीतियों का निर्धारण होता है, वो जस्टिस पर आधारित होता है। वहीं विकासशील देशों के प्रति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यापार की नीतियां बनाना एक स्टेट का परम कर्तव्य होता है। अब न्याय के सिद्धांत का फ्यूचर क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है और इसकी संभावनाएं क्या है? न्याय के सिद्धांत का फ्यूचर कई चुनौतियों और संभावनाओं से भरा है। बढ़ती वैश्वीकरण, आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया और टेक्नोलॉजी के में आजकल दिन प्रतिदिन जो चेंजेज आ रहे हैं और जो बढ़ती असमानता है, वो न्याय के लिए एक नए प्रश्न और चुनौतियां पैदा कर रही है। आजकल जस्टिस को सबसे बड़ा खतरा है तो किससे है? बदलती चेंज जो दुनिया में चेंजेज हो रहे हैं उसकी वजह से है। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया हो गई है। पहले क्या था, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यवहार कैसे था, मिलना जुलना होता था, एक पत्र व्यवहार होता था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिस्कशंस करते थे तो आमने सामने करते थे। लेकिन आजकल क्या है, सोशल साइट्स का ज़माना है। दुनिया का एक कोने से दूसरे कोने में व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर रहा है। वो किस भी यहाँ पे कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से कर रहा है। हाँ, चाहे वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं हो, लेकिन जो कम्युनिकेशंस हो रहा है वो एक बंद कमरे के अंदर कम्युनिकेशंस हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले अपने गांव का जीवन कैसा था? एक पेड़ के नीचे सभी वर्गजन इकट्ठे होते थे, नीतियों का निर्धारण करते थे, बातचीत करते थे। शाम सुबह चाहे दिन में वो सभी व्यक्ति अपने अपने रोजगार के अकॉर्डिंग काम पे चले जाते थे। कोई कृषि के लिए खेती करने चला जाता था, या पशुपालन करते थे तो पशुओं को चलाने चले जाते थे, या कुम्हार मटके बनाने का कार्य करते थे, बढ़ाई लकड़ी का कार्य करते थे। सब अपना अपना व्यवसाय, सुनार अपने गहनों का कार्य करते थे, सब अपना अपना व्यवसाय करते थे। लेकिन फिर भी वर्ग भेद होने के बावजूद भी सभी सम्मान होते थे। बोलने का लहजा होता था, संस्कृति थी, कल्चर था, रहन सहन, खान पान, सिंपल जीवन, साधारण खान पान होता था। व्यक्ति एक व्यक्ति के कोई समस्या आती थी तो सभी व्यक्ति मिलकर उस व्यक्ति की समस्या का मतलब निजात करते थे, निर्धारण करते थे। हालांकि आज भी जीवन है, अभी भी अपन गाँव के अंदर देखते हैं, गांव में सभी व्यक्ति अभी भी ऐसा ही जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन शहर की दुनिया कैसी हो गई? सिटी में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। एक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट पे एक व्यक्ति रह रहा है, एक परिवार रह रहा है, उसको ये मालूम नहीं कि अपने नीचे कौन रहता है, अपने ऊपर कौन रहता है, अपने सामने कौन रहता है। उनकी दुनिया कैसी हो गई? बंद कमरे के अंदर बंद दरवाजे की दुनिया हो गई है। जबकि गांव में ऐसा नहीं। अभी भी कोई दुख पड़े है तो सभी व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी संस्कृति और कल्चर को रूरल एरिया में निभा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। सहयोग करना एक अच्छी बात है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहयोग करे। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ संयुक्त परिवार की भावना है। लेकिन सिटी के अंदर एकल परिवार है। बच्चा समझदार हुआ, बड़ा हुआ, माँ बाप से अलग हो जाता है, वो अपने बच्चों पे ध्यान देने लग जाता है। उनकी इंडिविजुअल फैमिली हो जाती है, माँ बाप की इंडिविजुअल फैमिली अलग ही चल रही होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए बरस लगा देता है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में अभी भी रिश्ते चल रहे हैं, राम राम भाई साहब, और तमीज और लहजे से बोलते हैं कि राम राम भाई साहब। आगे होके संभाषण होता है, गाँव के अंदर बातचीत होती है। लेकिन शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता, और ये जरूरी है साहब। अगर न्याय की स्थापना करना हो, जन कल्याण समाज बनाना हो, समाज में इक्विलिटी लानी हो, तो न्याय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भेदभाव रहित न्याय की स्थापना हो, सभी को अवसर की समानता हो, समाज में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो,
आर्थिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक संसाधनों का विकास हो, जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाए, जो क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है, जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है, वो समाज के भले के लिए हो। सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए समाज के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट को रखनी पड़ेगी समाज के प्रति, तभी तो समाज का विकास होगा। तो आज के इस टॉपिक में हम अपने न्यायिक दर्शन को अच्छे से समझा। न्यायिक दर्शन की उपयोगिता राजनीति विज्ञान में क्या है उसके बारे में अपन ने देखा। न्याय का प्रमुख सिद्धांत 3 कारकों पर आधारित था: समानता, स्वतंत्रता, न्याय। इनको अपन ने अच्छे से डिस्कस करा। इसी कड़ी में अपन ने जस्टिस थ्योरी के एक महान विचारक जॉन रॉल्स का न्यायिक सिद्धांत को समझा। निष्पक्षता का वाल क्या होता है, इसके बारे में अपन ने समझा। न्यायिक सिद्धांत के बारे में अपन ने पढ़ा। उटिलिटरवाद और न्याय का कम्युनिकेशंस एक दूसरे पे कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। न्याय की सार्वजनिक उपयोगिता के बारे में जाना, डिस्कस करा। नैतिक दर्शन में अरस्तु, कांट और मिल के दृष्टिकोण को अपन ने समझा। अरस्तु जो व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, वही कांट समाज के जल कल्याण की बात करता है, व्यक्ति के तर्क की बात करता है। वहीं मिल क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे जोर देता है। इसके बारे में अपन ने समझा। तीनों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, लेकिन तीनों किससे इंटर रिलेटेड थे? न्याय से रिलेटेड थे। न्याय के वितरणात्मक और प्रक्रियात्मक पहलू को अपन ने जाना। और न्याय और सामाजिक न्याय, वांछित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में अपन ने बात की है। अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अधिकारों का हनन होता है जो जुडिशरी बैठी हुई है। अगर सरकार अपनी मनमानी करती है तो न्यायपालिका उस पर प्रतिबंध लगाती है। न्याय की स्थापना के सामने जो सबसे विकट समस्याएं होती है, गरीबी, भेदभाव, असमानता, अत्याचार, इनके बारे में अपन ने समझा, डिस्कशंस किया है। न्याय और राज्य की भूमिका और जवाबदेही के बारे में अपन ने अच्छे से डिस्कशंस किया है। कानूनों और नीतियों का निर्माण जन कल्याण पर आधारित होना चाहिए, इसके बारे में अपन ने जाना। और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति होनी चाहिए। सकारात्मक रूप से जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की होनी चाहिए व्यक्तियों के जन कल्याण के लिए। और न्याय का इंटरनेशनल स्टेज पे कितना महत्व है उसके बारे में अपन ने अच्छे से समझा। विकासशील देशों के विकास में न्याय का कितना योगदान है, वह इंटरनेशनल ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए जस्टिस थ्योरी कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अपन ने समझा। और आज की ग्लोबलाइजेशंस जनरेशन्स में इन फ्यूचर न्याय का फ्यूचर क्या होगा और आने वाली पॉसिबिलिटीज़ क्या है जस्टिस के बारे में, उसके बारे में अपन ने समझा। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए न्याय भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रही न्याय की थ्योरी। ये PDF में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और आज अपन ने अच्छे से डिस्कशंस कराया जस्टिस थ्योरी को, पॉलिटिकल साइंस का। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। UGC नेट में 3 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी जस्टिस थ्योरी की MCQ सोल्व आउट का वीडियो आएगा। अपन MCQ भी सोल्व आउट करेंगे। उससे क्या है कि अपने को अपने स्तर का पता चलता रहेगा और एक रैपिड रिवीजन वापस थ्योरी का हो जाता है MCQ से। तो थैंक यू, धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया मेरी इस सीरीज को मतलब मेरी इस अब जो नेक्स्ट सेशंस में अपन एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।